नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी और जेनेटिक्स अर्थात ज्योतिष और आनुवंशिकी दोनों का आपस में क्या संबंध है। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक बात बतला दूं कि ये मेरा अपना अनुभव है। इस विषय को मैंने कहीं पर पढ़ा नहीं है। दरअसल जितना हमने किताबों से जाना, किताबों से पढ़ा, उससे कहीं ज्यादा, या आप ऐसा कह सकते, अनुभव से प्राप्त किया। हम यहाँ पर कुछ आपको एस्ट्रोलॉजी और जेनेटिक्स का जहाँ तक हमारी समझ से जो भी अनुभव और ज्ञान बन रहा है मैं आपसे शेयर करूंगा। वो सही है या सही नहीं है, या पूरा गलत है या पूरा सही है, कितना सही है, ये आप लोग हमें बताएंगे। हमने बचपन से लेकर अब तक जो भी मेरे नजर के सामने से जो भी आदमी गुजरा, आदमी को हमने देखा, चाहे हम अपने फैमिली में देखे, चाहे दोस्तों की फैमिली में देखे, चाहे जो भी हमारे क्लाइंट आते हैं उसके फैमिली में देखे, एक एक परिवार के लगभग सारे मेंबर्स का हमारे पास बहुत सारा हॉरोस्कोप है। का जब हमने तुलनात्मक अध्ययन किया, स्टडी किया, तो उससे हमें एक चीज, एक समानता नजर आया। और कहीं न कहीं ये भी है कि आप देखेंगे, अगर एक फैमिली का, खास फैमिली को अगर लें, तो अगर उस फैमिली में अगर किसी का चंद्रमा, अगर किसी की कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है, अच्छा पोजीशन पे नहीं है, अच्छा फल नहीं दे रहा है, तो लगभग उसके जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, लगभग सारे के सारे कुंडली में, सारे के सारे जो मेंबर्स हैं उसके कुंडली में कहीं न कहीं चंद्रमा पीड़ित आपको नजर आएगा। एक कॉमन जो सिम्टम होता है, एक कॉमन जो प्रॉब्लम होता है, वह लगभग हर एक के कुंडली में होगा। तो यहाँ पर हम चर्चा इसकी नहीं करेंगे, यहाँ पर हम चर्चा करेंगे कि ऐसे लग्न राशि का ट्रांसफर होता है। यहाँ पर हम चर्चा करेंगे कि कैसे माँ और पिताजी का जो लग्न राशि है, जो ग्रुपिंग है, उसका ट्रांसफर उसके संतान में हो जाता है। तो सबसे पहले आप ये जान लें कि जितने भी राशि हैं उसको 4 भागों में बांटा गया है। अग्नि तत्व राशि, फायर एलिमेंट, पृथ्वी तत्व एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, उसके बाद वायु तत्व राशि, एयर एलिमेंट, और फिर जल तत्व राशि अर्थात वाटर एलिमेंट। तो फायर एलिमेंट में मेष, सिंह और धनु राशि के व्यक्ति आते हैं। वहीं फिर अर्थ एलिमेंट है, उसमें वृषभ, कन्या और मकर। एयर एलिमेंट में मिथुन, तुला और कुंभ राशि के व्यक्ति आते हैं। वाटर एलिमेंट में कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वाले व्यक्ति आते हैं। तो लग्न राशि का ट्रांसफर एक ग्रुपिंग के माध्यम से होता है। कि आप इस तरह से समझें कि अगर फादर अगर फायर एलिमेंट का है और फिर मदर अगर एयर एलिमेंट का है, तो कहीं न कहीं उसके संतान जो है, इसे आप इस तरह से समझें कि अगर फादर अगर फायर एलिमेंट का है, फिर वहीं मदर अगर एयर एलिमेंट का है, तो जो उसके संतान होंगे, चाहे लड़का हो या लड़की हो, तो उसी दोनों जो एलिमेंट है में से कोई न कोई होगा। तो उसके जो संतान होंगे तो
वो संतान का जो लग्न राशि होगा वह वही जो माँ और पिताजी का जो फादर और मदर का जो लग्न राशि का जो ग्रुप है, उसी ग्रुप में से कोई न कोई लग्न राशि संतान का होगा। और यह इस पे भी निर्भर करता है कि दोनों में से कौन डोमिनेंट है। डोमिनेंट मीन्स कौन दूसरे पर हावी। हावी मीन्स यहाँ उसके शारीरिक जो फिजिकल जो बॉडी है उससे यहाँ पर नहीं है, अर्थात दोनों में से कौन दूसरे पर हावी है। अगर फादर अगर मदर पे हावी है तो फिर फादर का डोमिनेंट, तो फादर डोमिनेंट होगा। अगर मदर अगर फादर पे डोमिनेंट है, हावी है, तो फिर वहां पर जो संतान होगा वह मदर का ही लग्न राशि लेके आ सकता है। इसे एक दो एग्जाम्पल के द्वारा इस तरह से आप आगे समझें। डोमिनेंट को आप इस तरह से भी समझ सकते हैं। कुंडली मैचिंग में एक ऑप्शन आता है वश का। वश मीन्स कौन किसके बस में रहेगा। विवाह शादी के समय जब लड़के और लड़की का जब कुंडली मैचिंग होता है, तो उस समय जब लड़के और लड़की का जब कुंडली मैचिंग होता है तो कुंडली मैचिंग में एक ऑप्शन आता है वश का। तो वो जो वश है वह शो करता है कि कौन किसके बस में रहेगा। लड़का लड़की के बस में रहेगा या लड़की लड़के के बस में रहेगा। तो वो उसको भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं डोमिनेंट के सेंस में। नॉर्मली देख के भी मालूम कर सकते हैं, या जो उसका फैमिली रिलेशनशिप है, घर में जिसका बात चलता है वो डोमिनेंट है, ऐसा भी आप कह सकते हैं। चलता है घर का जो मुखिया है, चाहे फादर हो चाहे मदर हो, वो यहाँ पर डोमिनेंट हो सकता है। यहाँ पर एक बात आप ध्यान रखें, वृश्चिक लग्न राशि एकमात्र ऐसा राशि है जो कि जल तत्व में भी आता है और फायर एलिमेंट में भी, क्योंकि यह मंगल प्रधान होने के कारण एक साथ यह दोनों गुणों का लेके चलता है। एक तरफ यह बिल्कुल ही वाटर की तरह बिल्कुल शांत और इमोशनल है, तो फिर वहीं फायर यानी बिल्कुल जो क्रोध है, गुस्सा है, वो भी इनके अंदर बहुत ज़्यादा भरा हुआ है मंगल प्रधान होने के कारण। तो यहाँ पर इसे हमने एक्सेप्शन के रूप में, अपवाद के रूप में रखे हुए हैं वृश्चिक लग्न राशि वाले को। तो इसे आप इसी तरह से आगे भी काउंटिंग करेंगे। शेष जो भी हैं फायर, अर्थ, एयर, वाटर, सारा का सारा वही हैं। अब इसे हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि अगर पुरुष तुला लग्न राशि वाले हैं और स्त्री सिंह लग्न की है, तो तुला लग्न एयर एलिमेंट का हो गया और सिंह लग्न फायर एलिमेंट का हो गया। तो एयर एलिमेंट में मिथुन, तुला और कुंभ राशि आते हैं, वहीं फायर एलिमेंट में अग्नि तत्व में मेष, सिंह, वृश्चिक और धनु लग्न के व्यक्ति आएंगे। तो अगर दोनों में से अगर पुरुष का वर्चस्व ज़्यादा है, अर्थात पुरुष का बात चलता है, मेल अगर डोमिनेंट हो, तो फिर संभावित संतान का जो लग्न राशि होगा वह मिथुन, तुला या कुंभ राशि हो सकता है। फिर वहीं अगर स्त्री अगर डोमिनेंट हो तो फिर संतान का लग्न राशि मेष, सिंह, वृश्चिक और धनु में से कोई भी हो सकता है। वहीं अगर दोनों बराबर हैं, अर्थात कोई कम या ज़्यादा नहीं कह सकते हैं, तो फिर दोनों का मिक्सिंग लग्न राशि का संतान संभव है। वृश्चिक को यहाँ अपवाद के रूप में ही हमेशा ध्यान में रखें। अब दूसरा
एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर कर्क लग्न के पुरुष हैं, वहीं फिर मकर लग्न की अगर स्त्री है, तो उन दोनों से जो संतान उत्पन्न होगा, तो अगर मेल डोमिनेंट है पुरुष, तो चूंकि जो पुरुष है वह कर्क लग्न से आता है जो कि जल तत्व राशि है, और इसके अंदर 3 राशियां हैं, कर्क, वृश्चिक और मीन। तो इन तीनों राशियों में से कोई भी लग्न राशि का संतान संभव है, अर्थात जो संतान होगा उसका लग्न कर्क, वृश्चिक और मीन हो सकता है। वहीं अगर स्त्री अगर डोमिनेंट हो, तो फिर उसके संतान पृथ्वी तत्व एलिमेंट के, अर्थ एलिमेंट के, वृषभ, कन्या और मकर लग्न राशि वाले हो सकते हैं। इस तरह से और भी आप जोड़ा बना करके निकाल सकते हैं। बहुत इजी है, आसान है। अब आप लोगों से विनम्र रिक्वेस्ट है कि कहाँ तक ये सही है, ये आप लोग हमें ज़रूर बताएं, कमेंट बॉक्स में लिखें। अब अपने फैमिली के जन्म कुंडली को देखें, सारे मेंबरों को, फिर हमें बताएं। धन्यवाद।